ना चाहिए तब नहीं, उसमें। आपको नहीं देखना है। नमस्कार। संक्षेप में आप अपने बारे में परिचय बताइए। आप किससे जुड़े हुए हैं और आपका अनुभव क्या है? नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रपाल, फॉर्मर सेक्रेटरी भारत सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट और वर्तमान में आर्य समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अवगत हुए होंगे कि अधिकांश सिविल सर्विसेज में कुछ वर्षों पूर्व ये देखा गया था कि पक्षपात होती थी और उससे जांचें भी हुई। हरियाणा में जैसे जांच हुई और हुई गलती तो ये आया कि किसी तरह से ये निष्पक्षता इंटरव्यू में रखा जाए, और जो निष्पक्षता का सिद्धांत सोचने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया और सोचते सोचते एक दिन ये निर्णय हुआ कि क्यों न हम इंटरव्यू में कोड नंबर का आधार बनाया जाए। और इसलिए एक हमने उस समय चीफ सेक्रेटरी थे हमारे उत्तर प्रदेश के मिस्टर योगेंद्र नारायण साहब, उनको प्रस्ताव भेजा कि सर इंटरव्यू में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में केवल कोड नंबर होना चाहिए, और वो भी जब एग्जामिनेशन वो इंटरव्यू होने वाला है उससे पूर्व 5 मिनट पूर्व वो कोड नंबर हर स्टूडेंट इंटरव्यू देने वाले के पास हो, और वो ही उसके सारा का सारा कोड नंबर सभी जो इंटरव्यू लेने वाले जो वो हैं मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके पास होना चाहिए। किसी के पास नाम, बाप का नाम, जात का नाम, धर्म का नाम, स्थान नहीं उपलब्ध होना चाहिए। केवल जो कैंडिडेट का आपको एक संक्षिप्त वो हो कि कहाँ क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, क्या उसकी हॉबीज़ हैं, क्या अन्य उसकी बातें हैं, मगर और कोई चीज़, क्या नाम है, क्या बाप का नाम है, क्या जात का नाम है, धर्म का नाम नहीं होना चाहिए, तभी निष्पक्षता सिद्ध हो सकती है। इस पर 3-4 साल चिंतन मंथन करने के बाद यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये इंट्रोड्यूस किया कि इसी के कोड नंबर सारे लड़के जो कैंडिडेट हैं वो हॉल में बिठा दिए जाएंगे, और लास्ट में एक गोपनीय कोड नंबर उनको मिला जाएगा, और वो कोड नंबर ये कुछ लिफाफे में बंद कर दिए जाएंगे। जितने ग्रुप्स होंगे उसमें चेयरमैन एक लिफाफा दे करके उनको अपने अपने कमरे में इंटरव्यू देने के लिए बैठा दिया जाएगा। फिर वो कोड नंबर से लड़के को बुलाया जाएगा, और वो जो लड़के के पास भी उसके कौन कौन मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसके बारे में कोई सूचना नहीं होगी, और चेयरमैन सहित किसी भी मेंबर के पास कोई सूचना नहीं होगी एक्सेप्ट दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हॉबीज़। तो ये बहुत अच्छा चला उत्तर प्रदेश में। उससे जिन लोगों को कम नंबर मिलते थे, स्पेशली जो दलित के जो कैंडिडेट्स थे, पक्षपातपूर्ण, बड़े आलसपूर्ण जो है ढंग से कहते हैं, वो तो एक भावना बनी हुई है, जातिगत भावना, कि ये तो बेकार हैं, इसलिए उनको नंबर नहीं मिलते थे। जब कोड नंबर से इंटरव्यू होने लगे तो बहुत अच्छी परसेंटेज उनकी, छोटे से जो गरीब लोग थे वो उनके बहुत बड़ी संख्या में आने लगे, मेरिट पे आने लगे, मेरिट में आने लगे, बहुत से मेरिट में आने लगे। तो हमने ये कहा था कि जो मेरिट में आ गए उनको मेरिट में कंसिडर किया जाए, और बाकी जो रिजर्वेशन की जो टिक लगाई जाए, जनरल लिस्ट निकले और उसके बाद टिक लगा दिया जाए। जो सुकास्ट में हैं और ऊपर चले गए वो ऊपर माने जाएंगे, और नीचे के ये करें। ये एक आदर्श सिस्टम बन गया था, और वो अभी तक चलता रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही फिर हम जब भारत सरकार में आए तो उससे पूर्व माता प्रसाद जी यहाँ पर चेयरमैन थे, हमने उनके पास भी वही अर्ज़ किया कि साहब जैसे हमने उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया जिससे सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है, वैसा ही सिस्टम आप यहाँ यूपीएससी धौलपुर हाउस में इंट्रोड्यूस करिए। तो विचार विमर्श यहाँ हुआ। मैंने देखा कि वो कोड नंबर वाला सिस्टम यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया गया, मगर उसमें एक बात रह गई कि वो जो सारे पर्टिकुलर्स कैंडिडेट के उनके पास चेयरमैन के पास रहते थे। बाकी जो सलाहकार थे उनके पास केवल उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड हॉबी रहा करती थी। कोई उनसे पूछता नहीं था तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, और कहाँ के रहने वाले हो, क्या जात के हो, कुछ नहीं, केवल कोड नंबर था। तो इसलिए वो बड़ा निष्पक्ष हो रहा था। मगर मैंने इंटरव्यू लेने आया था मैं एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में, तो मुझे चेयरमैन ने बताया कि केवल हमारे पास, चेयरमैन के पास वो रहता है, मगर इंटरव्यू में जो नंबर दिए जाते हैं वो कंसेंसस, सारे सलाहकारों के कंसेंसस लेके दिए जाते हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि साहब ये तो एक कमी है कि चेयरमैन के पास भी क्यों रहता है,
उसके पास भी नहीं रहना चाहिए, यानी क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया। हाँ, खुद स्वीकार किया कि इसको सर, उन्होंने खुद कहा कि सर इसको एक धक्का आप ही का बनाया हुआ है, एक धक्का और लगाइए, जिससे कि चेयरमैन के पास भी जो कैंडिडेट के बारे में डिटेल होते हैं, जात नाम बाप का नाम, जात का नाम, तो वो तो फिर खुल सकता है। कभी भी कोई चेयरमैन के माध्यम से दूसरे लोग उसे ले सकते हैं और उसकी निष्पक्षता इंटरव्यू में नहीं होगी, इसलिए आप इसको भी हटवाइए। तो मैं सोचा था कि मैं होम मिनिस्टर वगैरह से मिलूंगा, मगर तब तक ये सरकार बदल गई और सरकार बदलने की नीयत दिखाई देने खोट लगा, तो मैं नहीं मना पाया और किसी ने मुलाकात करने का मौका भी नहीं दिया, तो इसलिए ये हुआ। अब मैंने आज के पेपर में ये पढ़ा है कि इसको समाप्त करने के लिए, इसको डाइल्यूट करने के लिए एक अध्ययन कराया गया जो डिक्की वालों से और किसी से। इसका मतलब है जो आरएसएस के एक्टिव लोग हैं उन्होंने ये चाल चली है कि किस तरह से ये कोड नंबर जो गले की फांसी बन गया है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, और कोड नंबर की जगह केवल ये कह रहा है, अध्ययन से कहवा रहा है कि साहब वो जो अगर दलित के लोग जो हैं उनके सरनेम नहीं होंगे तो उनको निष्पक्षता से इंटरव्यू में नंबर मिल सकेंगे, जबकि इस समय जो कोड नंबर से इंटरव्यू हो रहा है वो सबसे अच्छा और व्यवहारिक इंटरव्यू सिस्टम है। इसको बदलने की साजिश की जा रही है। मैं समझता हूँ इसे समाज कल्याण विभाग इसे देखे और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट देखे और अनुसूचित जात जनजात देखे। किसी भी हालत में ये सिस्टम बदला नहीं जाना चाहिए, अन्यथा हमारे दलित जो लड़के, जो बहुत ही गरीब महिलाएं, उनके बच्चे बच्चियां पढ़ कर आज इंटरव्यू में पास हो जाते हैं और अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उनके प्रतियोगिता वाली जो होते हैं सिविल सर्वेंट वाले में काफ़ी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इन्होंने कोट किया है कि इससे पहले जो उसमें कम नंबर आते थे, इसलिए 89 सेक्रेटरीज में एक सेक्रेटरी है, तो आज के उसमें तुलना से उसे कैसे की जा सकती है। सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनता है वो तो 35-36 साल के पहले के आधार पर सिलेक्टेड हुआ आदमी है, वो बना है, तो उसमें तो पक्षपात होती ही थी। इसीलिए तो वो अब जब मैच्योर होते होते सेक्रेटरी लेवल पे आते आते उनको इतना समय लगेगा। अब जो इंट्रोड्यूस अब किए गए हैं, जो अब बने हैं, वो जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन फेयर हुआ है और कोड नंबर से हुआ है। तो ये कोड नंबर की जगह उपनाम जो ख़त्म करने के लिए करना चाह रहे हैं कि दलितों के उपनाम ख़त्म हो जाएं, तो संभवतः वो उनका जो भागीदारी अधिक होगी। ये बिल्कुल ही गलत है। किसी ने अध्ययन किया है, वो बिल्कुल ही स्टूपिड फेलो है जिसको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर सेक्रेटरी का जहाँ तक संबंध है, प्रतियोगिता में भारत सरकार में सेक्रेटरी के लिए, उसके लिए ये कोड नंबर से इंटरव्यू करना ये जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है सरकार की मानसिकता, क्योंकि वो जो होना चाहिए उसमें एक सेक्रेटरी बनने से पहले, जॉइंट सेक्रेटरी बनने से पहले उसमें जो एम्पैनलमेंट का प्रोसीजर है, एम्पैनलमेंट में मनमानी होती है, अपना पक्षपात होता है। और वो कहते हैं कि साहब एम्पैनलमेंट इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट ऑफ एनी ऑफिसर। हम अपनी तबीयत से जो भी एम्पैनल करना चाहें उसको लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से आए हुए लोगों को उनके कैडर से छांटते हैं, तो उसमें पक्षपात होती है। तो इसलिए वो एम्पैनलमेंट बंद होना चाहिए। एम्पैनलमेंट नहीं, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य प्रदेशों के जो सरकारें हैं वहाँ से अच्छे अच्छे कैंडिडेट बुलाए जाएं और दलितों को भी उसी परसेंटेज में वहाँ से बुलाए जाएं, जिससे एम्पैनल किया जाए और फिर उनको देखा जाए, तब उसमें नंबर सेक्रेटरीज में, जॉइंट सेक्रेटरी में नंबर बढ़ सकता है। अभी तो सरकार की एक और नीति चला दी है कि जो लेटरल एंट्री चलने लगी है। ये क्या है? ये लेटरल एंट्री, जबकि ये था कि संविधान के अंतर्गत जो कोई भी आईएएस और सिविल सर्वेंट जो हैं उनका अधिकार है कि डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव जितने भी पोस्ट हैं उनमें वो केवल आईएएस एंड आईपीएस उनके द्वारा ही मेन हो किए जाएंगी। अब इन्होंने एक नई अकल लगाई है कि साहब हम स्पेशलिस्ट चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि आईएएस ही सब कुछ कराएगा। तो आईएएस तो अनुभव से आईएएस बनता है, कोई ये थोड़ी है कि किसी स्पेशली है उसे, क्योंकि एसडीएम लेवल से अपने अनुभव के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और स्किल्स प्राप्त करता है उससे वो बनता है आईएएस, तब आईएएस बना कहा जाता है। आईएएस जो केवल एग्जामिनेशन पास करने से आईएएस नहीं बन जाता। इसलिए जो स्पेशलिस्ट की बात करने लगी है सरकार, उनसे ये कहते हैं कि जो ओल्ड लोग हैं उनको रूट आउट करना है और स्पेशलिस्ट हमें लेने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप स्पेशलिस्ट चाहते हो। हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, सभी एग्जामिनेशंस में सभी कैटेगरी के लोग, सभी शिक्षाओं के लोग, सभी डिग्री के, साइंस भी, साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, सभी तरह के फाइनेंस एडवाइज़र, मैनेजर भी हैं, एमबीए भी हैं, सभी लोग तरह के लोग बैठने का अधिकार है। तो फिर ये बात कहना कि साहब हमें स्पेशलिस्ट चाहिए,
ठीक है। स्पेशलिस्ट आप चाहते हैं तो आप पहले पता लगा लीजिए कि कितने स्पेशलिस्ट चाहिए, किस तरह के स्पेशलिस्ट चाहिए, और स्पेशलिस्ट की क्वालिफ़िकेशन के आधार पर आप जो उसमें इंक्लूड कर दीजिए कि हमें इस तरह के फाइनेंस के चाहिए, इतने एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए, इतने फलान इकोनॉमिक एक्सपीरियंस चाहिए, इतने बजट के एक्सपीरियंस चाहिए, इतने प्लानिंग के एक्सपीरियंस चाहिए, सबके नंबर डाल दीजिए उसमें और कहिए कि हमारे स्पेशली उसी में से ये लोग होंगे। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दी सर्विसेज दे में ऑल्सो मेंशन इट कि प्रायोरिटी से हमको प्लानिंग दिया जाए, स्टार्टिंग से हाँ शुरुआत में प्लानिंग से हमें दिया जाए, ये दिया जाए। तो सिलेक्शन में, एक ही सिलेक्शन में सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है, जो टैलेंटेड लोग आते हैं, एक ही एग्जामिनेशन में सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट भी सम्मिलित हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम आईपीएस बने 21 वर्ष की उम्र में, 20 साल में बैठे, उस समय जो है 1969 बैच आईपीएस में रहा, 3 साल आईपीएस के बाद आईएएस आया। तो उस समय आईपीएस में ये था कि जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर कोई भी सब्जेक्ट जो लेगा, और जनरल नॉलेज, इंग्लिश ऐसे और वो जो प्रेसी इंग्लिश की, ये सब्जेक्ट होंगे, उनमें जो पास उनके अलग निकाल दिए जाएंगे। आईपीएस के जो बैठेंगे एक्सक्लूसिवली आईपीएस बन जाएंगे। तो आईपीएस का बनना 5 उन पेपर में सम्मिलित था। अब वो जॉइंट हो गया, सब हो गया। अब स्पेशली कर लिया उन्होंने कि जो हाईएस्ट नंबर हैं वो आईएएस आईएफएस में जाएगा और आईपीएस में जाएगा, बाकी सेंट्रल सर्विसेज में जाएंगे। तो ये सिस्टम एक अच्छी तरह चल रहा है। बस इंटरव्यू के लिए हमने कोड नंबर जरूर निश्चित कर दिया था, और कोड नंबर से बहुत फ़ायदा है। और नेशनल इंटीग्रेशन अगर चाहते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो सर्विसेज बनी है, तो उनको इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से लोगों को लिया जाना चाहिए। लेटरल एंट्री से हार्ड बर्निंग हो रही है तमाम। इसके लिए आप क्या आगे की योजना बना रहे हैं? हमारी योजना यही है, हम तो भारत सरकार को कहना चाहेंगे हाथ जोड़ के कि प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि आप ऐसी सलाह मत मानिए जो कि देश की एकता अखंडता को ख़त्म करने वाली हो और आईएएस सर्विसेज को कम करने वाली हो। वैसे भी आईएएस सर्विसेज का जो आईपीएस का सत्यानाश कर दिया है नेता लोगों ने, जो है उनकी जो हर पावर छीन रखी है, जबकि एग्जीक्यूटिव की पावर, किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह की, रिक्रूटमेंट की पावर उनकी थी। मैंने यूज़ किया है, मैं डायरेक्टर 79 में डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट था, और उस समय हमारे मंत्री ने एक चिट पकड़ा दी कि ये यहाँ पोस्ट कर दो, यहाँ पोस्ट। तो हमने कहा मिनिस्टर ये हम तो फील्ड आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फ़ौरन कर दिया, ले जाइए आप अपनी तरह से करिए। मगर आज ये स्थिति है कि चपरासी का भी ट्रांसफ़र करना है, रिक्रूटमेंट करना है या कोई करना है, प्रमोशन करना है, तो सिर्फ मंत्री के ये सरकार अधिकार में है। तो आप फिर ज़रूरत क्या है आईएएस आईपीएस की? क्या ज़रूरत है हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की? आप अपने आरएसएस के लोगों को बिठा दीजिए और उनको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना दिए, किसी को प्रोफेसर को ले आइए, किसी को कुछ ले आइए, और फिर आप कहने लगेंगे कि एक पोस्ट पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ी गलती मिस्टर कपिल सिब्बल ने बताई थी हमको कि संविधान समीक्षा हो रही थी, उस समय हमने कहा था कि साहब ये मान लो 400 प्रिंसिपल बनने हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी कॉलेज में, और एक अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे एक रिजर्वेशन आएगा तो रिजर्वेशन होगा ही नहीं। तो 400 प्रिंसिपल्स में एक भी सुकास्ट का प्रिंसिपल नहीं होगा। वही रणनीति यहाँ अपनाने की कोशिश की जा रही है कि ये 30 अभी जो है लेटरल एंट्री होने वाली हैं, उसमें जो है कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं 30 स्पेशलिस्ट 30 विभागों का अलग अलग है, एक पोस्ट है। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है दलितों के प्रति। भारतीय संविधान में जो और ये उसके बिल्कुल ही विपरीत है। ये तो बहुत ही गलत बात है। और ये हमारे दलित समाज के जो मंत्री और एमपी बने बैठे हैं, जो चमचागिरी कर रहे हैं, उससे हमारे नवयुवकों को बहुत आक्रोश है, उनको गुस्सा है। और ये सिस्टम जो ध्वस्त कर दिया जाएगा, ये संविधान एक तरह से ध्वस्त किए जाने के बराबर है कि ये जो मेन है, जब आ ही नहीं पाएंगे लोग और एक पोस्ट के बाद चक्कर में कहेंगे कि आप नहीं हो पाएंगे, आपका एम्पैनलमेंट नहीं हो पाएगा। और एम्पैनलमेंट नहीं होगा, वो कहते हैं एम्पैनलमेंट में आपका अधिकार ही नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? आईएएस का जो आदमी है वहाँ पर कलेक्टर सेक्रेटरी वगैरह वगैरह रहा है, मगर यहाँ का कोई जॉइंट सेक्रेटरी आना उसके लिए ज़रूरी है। तो जॉइंट सेक्रेटरी की पावर्स और वहाँ के सेक्रेटरी की पावर्स में बहुत अंतर है। यहाँ से उसको ज़्यादा फील्ड मिलता है, सारे देश के और सारे संसार के लोगों में जाके मीटिंग करके वो उसका विकास अधिक होता है, उसका जो हॉरिजन है और थिंकिंग है वो पावर बढ़ती है। इसलिए इसका एम्पैनलमेंट बिल्कुल ही निश्चिंत रूप से होना चाहिए। ये जो क्योंकि एम्पैनलमेंट नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी नहीं है। इसलिए ये सिस्टम भी बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। इसको फ़ौरन ही माननीय प्रधानमंत्री रिव्यू करें और कहें कि हर स्टेट से कम एक ऑफिसर दलित का आना चाहिए, जिससे कि दलितों की समस्या यहाँ पर समझ करके यहाँ पर भारत सरकार में उसे प्रेजेंट कर सकें। ये अत्यंत आवश्यक है। जब जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, डायरेक्टर लेवल पर जब जॉइंट सेक्रेटरी वो आ जाएंगे तो दलित का स्पेशलिस्ट नहीं बुला रहे ये कि दलित की समस्याओं का दूर करने वाला कोई ऑफिसर से उनको क्यों नहीं बुलाते हैं?
उनको बुलाएं। दलितों की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर गंभीर है वो, उसके बारे में कुछ नहीं है। उसके दलितों की समस्या करने के लिए जो कमेटी बना दी ना, जिससे जो डिक्की विक्की जो बने हुए हैं, ये इनको कुछ पता वता तो है नहीं, रुपया कमाना सीख लिए, बस रुपया वहाँ से ले आए और इकट्ठे कर लिए। जब मेन अध्ययन काय के लिए किया जाए, क्यों किया जा रहा है? जब दलित इस समय पार्टिसिपेशन पा रहे हैं, इंटरव्यू में इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, उनको क्यों पता ही नहीं चल पाता उसके बोर्ड के सामने कि कौन आदमी बैठा हुआ है, कौन लड़की बैठी हुई है, किस जात की है, किस धर्म की है, किसकी है और किस क्षेत्र की है, तो उसको नंबर अच्छे मिल जाते हैं स्कूल में, उसकी मेरिट के अनुसार मिल जाते हैं। अगर जात का होगा तो नंबर कम मिलते हैं। हमने इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि हम IPS में हमें इंटरव्यू में शायद 52% 50% मिले, तो फर्स्ट चांस है मेरा। और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट थे, उसमें 90% नंबर आ गए तो मैं IPS हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। जब मैं 3 साल IPS की सब करने के बाद पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हायर फिजिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया लेके बैठा IAS में, अच्छे नंबरों से मैं उसमें पास हो गया। इंटरव्यू में मुझे जो है सिर्फ इस बात पे कि 35% नंबर दिए, इतना सीखने के बाद जब मैं कुछ नहीं जानता तब मुझे 55% मिले, क्योंकि वो ट्राइबल लेडी चेयरमैन थी उस समय IPS में। और यहाँ पर कोई हरी शर्मा जी या कौन थे उस तरह के वो थे, तो ये कहते ना कि IPS क्यों छोड़ना चाहते हो, IPS क्यों छोड़ना चाहते हो? हमने जवाब दिया, भाई IAS इज़ बेटर सर्विस, मोर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड, आई विल हैव मोर कंसर्न टू सर्व द पुअर वीकर सेक्शंस। और IPS केवल मरने मारने की बात करती है, और उन्हीं की जातियों की एक तरफा एक ही सब्जेक्ट है, मोनोटोनस, इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं। तो उसने मुझे 35% नंबर दिए, क्योंकि वो जानता था कि इशू कास्ट का है, इसलिए हमने इसको निकाला था। मैंने चेंज करा जानबूझ के कि इसी से तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तब वो जो इंट्रोड्यूस हुआ है। आज उसको समाप्त करने के लिए ये सरकार लगी हुई है कि किसी तरह से अध्ययन करा के या कुछ करा के इसको ख़त्म करा जाए। अगर आपको सरनेम ख़त्म कराने हैं तो आप क्यों नहीं एक बिल पास कराते हैं? पार्लियामेंट माननीय प्रधानमंत्री भी रोए थे कि उनको कह दिया तुम नीच जात के हो, हैं? कोई थे ना MP जिन्होंने उनको कह दिया, तो गाली दी जात के नाम पे। तो पब्लिक में तो कह रहे हैं कि मुझे जात के नाम पर गाली दी जा रही है। अरे भाई, गाली दी जा रही है, हम तो सारे जीवन भर गाली सुन के परेशान हो गए। दलित चंद्रपाल ने कहा, क्या नारायणन साहब फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बालकृष्ण जी फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये सुन के कभी आपने महसूस किया है कि कैसा हमारे दिल पे बैठती है कि हम भी इतने इंटेलिजेंट और थ्रू आउट टॉपर रहे, हम किसी के भरोसे नहीं रहे। नेशनल स्कॉलरशिप मिलता था हमको, प्राइमरी स्कूल से लेके और MSc तक फर्स्ट क्लास रहे, टॉपर रहे, इसलिए हमें स्कॉलरशिप मिलता था। और उसी तरह एग्जामिनेशन में भी दिखाया, IAS में आप, और सर्विस पीरियड में भी हमने दिखा दिया कि सब कोई नहीं चला पाया, उसको चंदपा ने चलाया और राष्ट्रपति अवार्ड भी मिले। तो ऐसे देश को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप मेहरबानी करके, कृपा करके, माननीय प्रधानमंत्री, हाथ जोड़ना चाहता हूँ, इस देश को नष्ट मत करिए और सर्विसेज को कम से कम मत करिए जो निष्पक्षता से है। नहीं तो अदरवाइज तो ये होगा, अगर आप करना चाहते हैं तो एक जात को ख़त्म करने के लिए, एक जात निवारण के लिए, ख़त्म करने के लिए आप एक बिल ले आइए जिससे कि जातीयता ख़त्म हो। आपके साहस है, आपके लोगों में है, सबको एक बनाना चाहते हैं, धर्म राम राज्य लाना चाहते हैं, तो आप ख़त्म करिए जात के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, एकता टूट रही है देश में, उसको ख़त्म करके एकता की यूनिटी बनेंगे। आप जात प्रथा ख़त्म करिए, तो फिर ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जो टुच्ची मुच्ची अध्ययन करा रहे हैं किसी लोगों से लेके रुपया लेके देके कि भैया कानून बना दीजिए कि जातीयता खत्म हो गई, कोई भी जात के नाम से होगा ही नहीं, नाम जात सरनेम नहीं लिखे जाएंगे। तो वो केवल दलितों के ही नहीं, वो सभी जात के लोगों के लिखा रहना चाहिए कि जाति सरनेम नहीं होंगे, हैं? जाति सरनेम कोई दिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, कुछ पता ही नहीं होगा, करके दिखाएं माननीय प्रधानमंत्री, तब हम समझें कि बहुत क्रांतिकारी प्रधानमंत्री हैं। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।